स्वतंत्रता। अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का अगर कोई कॉमन डिनोमिनेटर है तो वो है आनंद का एक यूनिवर्सल फ्यूल। वो ये कि लोग अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। यह सबसे बड़ा डिविडेंड है जो संपत्ति से मिलता है। एंगस कैंपबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो सन 1990 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे समय में रिसर्च किया जब साइकोलॉजी प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करती थी जो लोगों को धराशायी कर देते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रीनिया। कैंपबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। सन 1981 में छपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका ये कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्य लोगों से बेहतर नजर आ रहे थे और आप उन्हें आवश्यक रूप से इनकम या ज्योग्राफी या फिर शिक्षा के आधार पर कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे शक्तिशाली कॉमन डिनोमिनेटर सरल था। कैंपबेल ने खुलासा किया, अपने जीवन पर नियंत्रण की एक स्ट्रॉन्ग अनुभूति सुख की सकारात्मक भावनाओं का अधिक डिपेंडेबल प्रेडिक्टर है, बजाय जीवन की उन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के जिन पर हमने गौर किया है। आपके वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक, आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा लाइफस्टाइल वेरिएबल है जो लोगों को सुख प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता देता है। थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी का एक स्तर प्राप्त करना जो अपस्पेंट संपत्ति से मिलता है और जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति की एक छोटी राशि का मतलब है उन दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हों, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेना पड़े। यह जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने के इमरजेंसी एक्सपेंसेस का मतलब है अपने बॉस से डर कर ना रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कम वेतन लेकिन फ्लेक्सिबल समय वाली नौकरी चुनने की क्षमता, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल आपातकाल से निपटने की क्षमता बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर रिटायरमेंट लेना जब आप चाहते हो, न कि जब आपको रिटायर होना पड़े। अपनी संपत्ति को समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग करने का जो जीवन शैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ लग्जूरियस वस्तुएं कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वो पैसा बहुत कमाते हैं। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं ये पा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजलिस के एक निवेश बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप प्राप्त कर ली और मुझे लगा कि मानो करियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन में मैं जान गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं। जितना मुझे लगता था कि मनुष्य झेल सकते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा लंबे और नियंत्रित समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग ये झेल नहीं सकते। आधी रात से पहले घर जाना लग्जरी समझा जाता था और ऑफिस में ये कहावत थी,
अगर आप शनिवार को काम पर नहीं आते हैं तो रविवार को लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये नौकरी इंटेलेक्चुअल रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन मेरे समय का हर एक क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए काफी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहां सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे यह काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था, लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण ही ना हो, वो ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। इस भावना का एक नाम है, साइकोलॉजिस्ट्स इसे रिएक्टेंस कहते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोनाह बर्जर ने इसे इस प्रकार समराइज किया। लोग ये महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वो चालक की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वो डिसएम्पावर्ड अनुभव करते हैं, ये महसूस करने के बजाय कि उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना। उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वो या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही विकल्प चुना होता। जब आप ये मान लेते हैं कि ये कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि संपत्ति को ऐसे जीवन के साथ अलाइन करने में अद्भुत प्रतिफल मिलता है जिसमें आप वो कर सकें जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सफल उद्योगपति डेरेक सिवर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा जिसने उनसे उनके धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 प्रतिवर्ष कमाता था, लगभग मिनिमम मजदूरी। न मैंने कभी बाहर खाना खाया, न ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय $1,800 थी। मैंने 2 साल तक ये नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए म्यूजिशियन बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा, इसीलिए मैं आजाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को यह कहानी सुनाई तो उसने पूछा, आगे क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा, नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा, उससे मेरी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंक में अधिक राशि आई। बदलाव तब आया जब मैं 22 वर्ष का था। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहां के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में अधिक खुश हैं, जब समृद्धि और आय काफी कम थी, मीडियम लेवल पर थी। इन्फ्लेशन के अनुसार एडजस्ट होने के बाद सन 2019 में 140 देशों में 1,50,000 लोगों पर किए गए एक गैलप पोल में पाया गया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी चिंता का अनुभव किया। ग्लोबल औसत 39% था। 55% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी तनाव का अनुभव किया। बाकी विश्व के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहां देखा गया उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया, लेकिन साथ ही हमने अपने समय पर अधिक नियंत्रण भी गंवा दिया है, और ये दोनों ही उत्तम रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। सन 1955 में इन्फ्लेशन से एडजस्ट होकर मीडियन फैमिली आय $29,000 थी। सन 2019 में ये $62,000 से कुछ अधिक थी। हमने उस संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया है जिसकी सन 1950 के दशक में कोई मीडियन परिवार भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक मीडियन अमेरिकी घर सन 1950 में 983 वर्ग फुट से सन 2018 में
2436 वर्ग फुट का हो चुका है। एक औसत अमेरिकी घर में अब रहने वालों की संख्या से ज्यादा बाथरूम्स हैं। हमारी कारें अधिक तेज और एफिशिएंट हैं। हमारे टीवी अधिक सस्ते और शार्प हैं। लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ है वो प्रगति के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, और इसका कारण काफी हद तक हम में से अधिकांश लोगों के रोजगार का स्वभाव है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। साथ ही वो एक एकांतवासी भी थे और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते थे। वो बहुत कम बात करते, जानबूझकर खुद को दुर्गम बनाए रखते, और जब किसी की ओर उनका ध्यान जाता तो भी चुप रहते। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया, वो बाकी सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकफेलर अक्सर ये कविता पढ़कर सुना देते। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बलूत के पेड़ पर। जितना ज्यादा वो देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम वो बोलता उतना ही ज्यादा सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं आखिर? रॉकफेलर काफी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का प्रोडक्ट, उनका डिलीवरेबल, वो नहीं था जो वो अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका प्रोडक्ट वो था जिसे वो अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे। इसीलिए वो अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वहीं लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय में वो लगातार अपने मस्तिष्क में काम पर लगे रहते थे और समस्याओं के समाधान ढूंढते रहते थे। यह उनके समय में यूनिक था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। सन 1870 में इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गार्डन के अनुसार 46% रोजगार कृषि संबंधी था और 35% क्राफ्ट संबंधी और निर्माण संबंधी। कुछ व्यवसाय कर्मी के मस्तिष्क पर निर्भर करते थे। आप सोचते नहीं, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के, और आपका काम विजिबल और टेंजिबल हुआ करता था। आज ये पलट चुका है। अब 38% रोजगार मैनेजर, अधिकारियों और व्यवसायियों के रूप में पदांकित है। ये निर्णयन कार्य है। अन्य 41% सेवा कार्य हैं जो अक्सर आपके विचारों पर भी उतना ही निर्भर करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से अधिकतर के पास ऐसा रोजगार है जो सन 1950 के किसी मैन्युफैक्चरिंग वर्कर के बजाय रॉकफेलर के काम से अधिक मेल खाता है, जिसका मतलब यह है कि हमारा दिन फैक्ट्री से निकलने के बाद खत्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार निर्माण का है तो जब आप असेंबली लाइन में ना हो, आप कुछ अधिक नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने टूल्स फैक्ट्री में छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग अभियान बनाने का है, एक विचार आधारित और निर्णयन कार्य, आपका टूल आपका मस्तिष्क है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप आवाजाही के समय, खाना बनाते समय, अपने बच्चों को सुलाते समय और व्याकुल होकर सुबह 3 बजे नींद से जगने के समय अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे। आप शायद सन 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हों, लेकिन लगता यह है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। द एटलांटिक के डेरेक थॉमसन ने एक बार इसे कुछ इस तरह प्रस्तुत किया। अगर 21वीं सदी का ऑपरेटिंग उपकरण एक पोर्टेबल डिवाइस है तो इसका मतलब यह है कि आधुनिक फैक्ट्री जैसी कोई जगह ही नहीं है। यह अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर युग ने प्रोडक्टिविटी के टूल्स को ऑफिस से रिहा कर दिया है। अधिकतर ज्ञान कार्यकर्ता जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन पोर्टेबल ऑल पर्पज मीडिया मेकिंग मशीनें हैं, वो थियोरेटिकल रूप से अपने मुख्य ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतने ही उत्पादक हो सकते हैं जितना कि टोक्यो वीक वर्क में सुबह के 2 बजे। या फिर
आधी रात को सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रण क्षीण हो चला है, और चूंकि समय पर नियंत्रण सुखी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी है, इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक समृद्ध होने के बावजूद ज्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम ये समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। जरा विज्ञानी कार्ल पिलेमर ने अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग में लगभग 1000 वृद्ध अमेरिकियों का साक्षात्कार किया, ये जानने के लिए कि उनके दशकों के जीवन अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सकें, ताकि आप पैसा कमा सकें जिससे आप वो सब खरीद सकें जो आप चाहते हैं। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना समृद्ध होना महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आपके पास उनसे अधिक है तो आप रियलिटी में सफल हैं। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपको अपना रोजगार, अपने भविष्य को अर्निंग पावर के आधार पर चुनना चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वो थीं घनिष्ठ मित्रता, खुद से बड़े उद्देश्य का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया अनस्ट्रक्चर्ड समय बिताना। आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते, या वो जो आपके पैसे से खरीदा जा सकता है, जितना वो आपको चाहते हैं। खासतौर से वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, पिलेमर ने लिखा। इसे उन लोगों से लें जो हर चीज से गुजरे हैं। अपने समय को नियंत्रित करना हाईएस्ट डिविडेंड है जो पैसा चुका सकता है। अब सबसे कम डिविडेंड वाले पैसों पर एक छोटा सा चैप्टर।